सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 जो कि हमारा चल रहा था श्वसन तंत्र, इसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसा कि श्वसन तंत्र का हमारा टॉपिक चल रहा था, सबसे पहला ऊपरी श्वसन तंत्र, क्योंकि श्वसन तंत्र को हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था, ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र। अब हम बात करेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र। अब हम बात करेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत अपन ने अपने पिछले वीडियो में, यदि आपने किसी ने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप YouTube के लिंक पे जाके देख सकते हो। तो पिछले वीडियो में हमने मुख के बारे में पढ़ लिया, दूसरा नासिका के बारे में पढ़ लिया। तो नासिका हमारे श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है, जबकि मुख द्वितीय अंग के तौर पर कार्य करता है। अब तृतीय अंग अपन लेते हैं ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी को इंग्लिश में फेरिंग्स कहा जाता है। अब ग्रसनी के बारे में बात करें तो ग्रसनी एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग, पृष्ठ का मतलब पीछे वाले भाग, आहरण नली के ऊपरी भाग तक फैली होती है। तो आहरण नली का जो ऊपरी भाग है और नासिका गुहा का जो पृष्ठ भाग है, वहाँ तक ये ग्रसनी फैली होती है। ग्रसनी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन कौन से? सबसे पहले नासा ग्रसनी जो नासिका से आने वाली वायु को नियंत्रित करती है, दूसरा मुख ग्रसनी जो मुख से आने वाले भोजन को नियंत्रित करती है, और तीसरा कंठ ग्रसनी जो वायु कंठ की सहायता से श्वास नली में जाती है, उसको ये नियंत्रित करती है। अब बात करते हैं नासा ग्रसनी की। तो नासा ग्रसनी नासिका गुहा के पृष्ठ भाग में पाए जाने वाले ग्रसनी का प्रथम भाग है। तो नासिका जो ग्रसनी है, नासा जो ग्रसनी है, वो नासिका गुहा का जो अंतिम भाग है, उस अंतिम भाग में पाए जाने वाले ग्रसनी का प्रथम भाग है। तो ये जो प्रथम भाग है वो कौन सा है? नासा ग्रसनी। वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासा ग्रसनी से होती हुई किस में आती है? मुख ग्रसनी में आती है। तो ये ध्यान रहे कि सबसे पहले वायु जो है वो नासा ग्रसनी से होते हुए किस में जाएगी? मुख ग्रसनी के अंतर्गत जाएगी, और मुख ग्रसनी में आने के बाद मुख से ली गई वायु सीधे मुख ग्रसनी में जाती है। यानी कुल मिलाकर यदि अपन बात करें तो नासिका से आने वाली वायु नासा ग्रसनी से मुख ग्रसनी में जाएगी, और मुख से ली जाने वाली वायु भी मुख ग्रसनी में आती है। कुल मिलाकर जो वायु है, श्वसन के दौरान जो वायु ऑक्सीजन अपन ग्रहण करते हैं, वो मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। अब यदि मैं चित्र के माध्यम से यदि आपको समझाऊं कि ग्रसनी के कौन कौन से भाग है, तो आपको यहाँ पर ये जो भाग दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ नेजोफेरिंग्स, तो नेजोफेरिंग्स का ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये नासा ग्रसनी है, जो क्या करेगा? नासिका से आने वाली वायु को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। दूसरा यदि मैं भाग आपको बताऊं तो ये लिखा हुआ ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स कहा जाता है मुख ग्रसनी। तो आप देख सकते हो ये वाला जो भाग है वो मुख ग्रसनी, जो मुख से आने वाली भोजन को, अब आप यहाँ देख सकते हो मुख से आने वाला भोजन किस में प्रवेश करेगा? मुख से आने वाली वायु, मुख से आने वाली जो वायु है वो किस में प्रवेश करेगी? मुख ग्रसनी के अंदर प्रवेश करेगी। और साथ ही नासा ग्रसनी से आने वाली जो वायु है, पहले नासा ग्रसनी में, और नासा ग्रसनी से वो वायु किस में प्रवेश करेगी? इस मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो मुख से आने वाली वायु भी मुख ग्रसनी में प्रवेश कर रही है, और नासिका से आने वाली वायु भी मुख ग्रसनी में प्रवेश कर रही है। और इस नासा ग्रसनी से अब ये वायु मुख ग्रसनी, और मुख से आने वाली वायु भी मुख ग्रसनी, और मुख ग्रसनी से ये वायु नीचे जाएगी आपके कंठ ग्रसनी के अंतर्गत जाती है, जहाँ पे यहाँ लिखा हो देखो हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स क्या है? यहाँ पर कंठ ग्रसनी, जहाँ से वो श्वास नली में प्रवेश करती है। अब हम आगे की टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मुख ग्रसनी। तो मुख ग्रसनी से वायु की यदि अपन बात करें तो मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस की सहायता से स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। अभी एपिग्लोटिस क्या है? तो ध्यान रहे आपका ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका है कौन सा? श्वास नली वाला पार्ट। अब इस श्वास नली वाले पार्ट के अंदर ऊपर, यानी श्वास नली का जो ऊपरी भाग है उसके ऊपर एपिग्लोटिस पाया जाता है। एपिग्लोटिस एक घाटी ढक्कन के समान पल्ले नुमा एक संरचना है जो क्या करती है? जैसे ही मुख से भोजन आएगा तो एपिग्लोटिस श्वास नली को बंद कर देगी, जिससे भोजन पिसल कर कहाँ चला जाएगा? ग्रास नली के अंदर चला जाएगा। इसको मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा आगे। तो क्या लिखा हुआ है? मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस की सहायता से स्वर यंत्र में प्रवेश होती है। घाटी ढक्कन एक पल्लेनुमा लोचदार उपास्थि संरचना है जो श्वास नली व आहरण नली के मध्य एक स्विच का काम करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, आहरण नली व श्वास नली के बीच स्विच का काम कौन करती है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को इंग्लिश में घाटी ढक्कन, हिंदी में घाटी ढक्कन कहा जाता है, इंग्लिश में एपिग्लोटिस कहते हैं।
चूँकि ग्रसनी भोजन निगलने में सहायक होती है, ऐसे में एपिग्लोटिस एक ढक्कन के तौर पर क्या करता है, काम करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि वायु किस में जानी चाहिए, श्वास नली में, और भोजन किस में जाना चाहिए, आहार नली में जाना चाहिए। यानी ये ग्रसनी सुनिश्चित करेगी कि वायु सदैव श्वास नली में जाना चाहिए और भोजन सदैव ग्रास नली में जाना चाहिए, जैसा कि हमने कहाँ पढ़ा था, अपने पाचन तंत्र में पढ़ा। अब मैं एक चित्र के माध्यम से आपको यहाँ समझाता हूँ। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पार्ट है, ये वाला जो भाग है वो अपना है कौन सा, नासा ग्रसनी यानी नासिका गुहा। तो यहाँ से आने वाली वायु किसके अंदर जाएगी, नासा गुहा। नासा गुहा से ये वाली वायु कहाँ जाएगी, आपके नासा ग्रसनी, और नासा ग्रसनी से वायु आएगी आपके मुख ग्रसनी। अब मुख से आने वाला भोजन, यहाँ से भोजन को मैं ले रहा हूँ। अब ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये है एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस कैसे काम करता है, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। अब माना कि भोजन जो है वो कहाँ से होकर आया, मुख से। अब जैसे ये है भोजन, अब भोजन जैसे ही मुख के अंदर भोजन को चबाने के बाद जब भोजन पूरी तरीके से अपन चबा लेंगे, चबाने के बाद उस भोजन को अपन निगलते हैं। तो निगलने के दौरान ये जो एपिग्लोटिस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग क्या, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस क्या करेगा, इस श्वास नली को क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ये एपिग्लोटिस जो है ये श्वास नली को क्या कर देगा, बंद। कब, भोजन निगलते समय। तो भोजन निगलते समय ये एपिग्लोटिस जो है वो श्वास नली को क्या कर देगा, आपके यहाँ पे बंद। जैसे ही श्वास नली को बंद करेंगे, उसी समय ये जो भोजन है, वो जो भोजन इस एपिग्लोटिस से पिसल कर कहाँ जाएगा, इस ग्रास नली के अंदर जाएगा। यानी एपिग्लोटिस का काम क्या है, श्वास नली को बंद करके भोजन को ग्रास नली में जाने देना। यानी यूँ कह सकते हैं कि श्वास नली और ग्रास नली के बीच स्विच का काम करता है। तो स्विच का काम कौन करता है, यहाँ पर एपिग्लोटिस करता है। और जैसे ही अपन भोजन निगल लेते हैं, और भोजन निगलने के जस्ट उसके 1-2 सेकंड बाद ये एपिग्लोटिस वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो ये एपिग्लोटिस जो है वो अपनी सामान्य स्थिति में वापस खुल जाएगा, और जैसे ही खुलेगा तो वायु जो है वो इस मुख ग्रसनी से होते हुए इस नासा कंठ ग्रसनी में प्रवेश करेगी। उसी प्रकार यहाँ से वायु जो है वो नासिका से इस कंठ ग्रसनी में प्रवेश करेगी। तो जब हम भोजन या किसी प्रकार का कोई भी खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में नासिका से आने वाली जो वायु है, मैं यहाँ एक बार चित्र के माध्यम से समझा दूँ आपको। तो नासिका से आने वाली जो वायु है वो एपिग्लोटिस खुला है, तो खुलने की स्थिति में ये चला जाएगा आपके कहाँ पे, कंठ ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में। और दूसरी कंडीशन में यदि अपन बात करें तो मुख से आने वाली वायु भी इस कंठ ग्रसनी से होते हुए आपके श्वास नली में प्रवेश कर जाती है। उस समय एपिग्लोटिस क्या करता है, खुला रहता है। लेकिन जब भोजन निगलते हैं तो एपिग्लोटिस श्वास नली को बंद करके भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करता है। अब हम आगे बात करते हैं तीसरा, स्वर यंत्र। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया ग्रसनी के बारे में। अब तीसरा टॉपिक अपना होगा स्वर यंत्र, जिसको इंग्लिश में लैरिंक्स कहा जाता है। लैरिंक्स आपके मानव शरीर का वो अंग है जो ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। यानी अपन जो किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं वो कौन करता है, लैरिंक्स करता है। जबकि याद रखना, पक्षियों के अंदर फेरिंग्स ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। अब लैरिंक्स की बात करते हैं। यह कंठ ग्रसनी एवं श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। यदि मैं आगे की एक चित्र के माध्यम से यदि आपको समझाऊं, तो आप यहाँ देख सकते हो ये कौन सा है, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये तो हो गया आपका एपिग्लोटिस। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका लैरिंक्स। तो लैरिंक्स, और नीचे वाला जो ये पार्ट है, ये है आपका श्वास नली। यानी लैरिंक्स का काम क्या है, लैरिंक्स का काम है आपके एपिग्लोटिस और श्वास नली, इन दोनों को आपस में जोड़ना। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम किसका है, लैरिंक्स का। तो लैरिंक्स ये कंठ ग्रसनी व श्वास नली को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये 2 प्रकार की, अब यहाँ पर 2 गलत मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर आपको याद रखना 9 प्रकार की। कितने प्रकार की, 9 प्रकार की। तो 2 की जगह आपको कितना याद रखना, 9। 2 की जगह यहाँ आपको याद रखना 9। तो 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बनी होती है। तो ये जो लैरिंक्स है, ये लैरिंक्स कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है, 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बनी होती। अब यदि अपन आगे बात करें तो यह भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर काम करता है, जो हमने पहले पढ़ लिया। तो हमने पहले पढ़ ही लिया था कि एपिग्लोटिस जो है वो भोजन निकलने के दौरान स्विच के फॉर्म में क्या करता है, काम करता है। अब हम आगे बात करते हैं, तथा भोजन को स्वर यंत्र में जाने से क्या करता है, रोकता है। स्वर यंत्र में जाने से रोकने का काम किसका है, एपिग्लोटिस का। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष संरचनाएं क्या है, पाई जाती है। तो स्वर यंत्र लैरिंक्स में विशेष प्रकार के स्वर रज्जु नामक संरचना पाई जाती है। स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियाँ होती है
जो हवा के बहाव से कम कंपी। अपन जब भी बोलते हैं तो वायु क्या होती है, बाहर आती है। आपने देखा होगा यदि अपन 1-2 मिनट लगातार बोल रहे हैं तो अपनी सांस फूल जाती है। सांस क्यों फूलती है? क्योंकि वायु अपन बाहर निकालते हैं। तो बोलने के दौरान अपन वायु बाहर निकालते हैं, और जब वायु बाहर निकलती है तो स्वर यंत्र जो किससे मिलकर बना होता है? श्लेष्मा झिल्लियों से मिलकर बना होता है। तो ये श्लेष्मा झिल्लियाँ वायु के दबाव से क्या उत्पन्न करती है? कंपन उत्पन्न करती है। और उन कंपी से क्या उत्पन्न होती है? हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न कर पाते हैं। तो ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो अंग है वो हमारे श्वसन तंत्र का कौन सा अंग है? लैरिंग्स वाला अंग है, जो ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। तो ये टॉपिक हमने श्वसन तंत्र के अंतर्गत पढ़े, यानी हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र का पार्ट पूरा हो गया, जिसमें कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े? सबसे पहला नासिका पढ़ा, दूसरा मुख पढ़ा, तीसरा ग्रसनी पढ़ा, और चौथा अपन ने लैरिंग्स पढ़ा। तो ये 4 ऊपरी श्वसन तंत्र। अगले वीडियो में हम निचले श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। अब आज के इस गृह कार्य में कौन कौन से प्रश्न आ रखे हैं? पहला प्रश्न आपके सामने है, एपिग्लोटिस का कार्य बताना, आपको क्या काम करता है। दूसरा, मानव श्वसन तंत्र का वह अंग जो ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है, नाम लिखना आपको, जो ध्वनि उत्पन्न करता है। तीसरा, ग्रसनी का मुख्य कार्य क्या, वो लिखना है। चौथा, स्वर यंत्र कितनी उपास्थि से मिलकर बना होता है, वो लिखना। और पांचवा अंतिम प्रश्न, मानव श्वसन तंत्र का वह अंग, या अंक की जगह क्या होगा? अंग। तो वह अंग जो ग्रास नली व श्वास नली के मध्य स्विच का काम करता है, वो गृह कार्य आपको, ये 5 गृह कार्य आपको अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।